हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर। मैं हूं आपका अजीत सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमने अभी हाल ही में हिस्ट्री और हिंदी के एबीटीए टेस्ट पेपर्स का एक एक सेट बहुत ही डिटेल में सॉल्व किया था। उस पर आपके रिस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि पॉलिटिकल साइंस रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन आज मैं आपको इसे इतने सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा कि आपको सब कुछ क्लास में ही याद हो जाएगा। और हाँ, एक गुड न्यूज़ है, आपको नोट्स बनाने या लिखने की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इस पूरे पेपर का सॉल्व पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार कर लिया है, वो भी एक नहीं बल्कि 4 लैंग्वेजेस में। ये आपको कैसे मिलेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो बस ध्यान से सुनते रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम खंड क यानी सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। ओके, ये 2 अंक है। इसकी शब्द सीमा लगभग 20 शब्द है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत किस घटना के माध्यम से चिन्हित हुई थी? इसका आंसर होगा, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत 1648 की वेस्टफेलिया की संधि यानी पीस ऑफ वेस्टफेलिया से मानी जाती है, जिसने राष्ट्र राज्य और संप्रभुता की अवधारणा स्थापित की। अब अथवा वाले क्वेश्चन को देखो। राज्य के बारे में मार्क्सवादियों का मत क्या है? इसका आंसर होगा कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। ये शासक वर्ग यानी बुर्जुआ के हितों की रक्षा करता है। सेकंड क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना का लक्ष्य क्या था? इसका आंसर देखो। सार्क का मुख्य लक्ष्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में सहयोग करना था। ओके, अब अथवा वाले क्वेश्चन को देखो। यूरोपीय यूनियन का ग्रीन डील क्या है? इसका आंसर, ये यूरोपीय संघ की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य 2050 तक यूरोप को दुनिया का पहला जलवायु तटस्थ यानी क्लाइमेट न्यूट्रल महाद्वीप बनाना है। अब तीसरा क्वेश्चन को देखो। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्य लिखिए। चलो इसके कार्य को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना, संसद में विधेयक पेश करना, बजट तैयार करना और प्रशासन का संचालन करना है। अब अथवा वाले क्वेश्चन को देखो। जनहित याचिका यानी पीआईएल से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, जब कोई व्यक्ति या समूह स्वयं के बजाय सार्वजनिक हित के लिए न्यायालय में याचिका दायर करता है, तो उसे जनहित याचिका यानी पीआईएल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नर्मदा बचाओ आंदोलन का कारण क्या है? इसका आंसर है, यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बन रहे बड़े बांधों जैसे सरदार सरोवर के विरोध में था, जिससे आदिवासियों का विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान हो रहा था। अब अथवा वाले क्वेश्चन को देखो। चिपको आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने क्या सिखाया? इसका आंसर होगा, इसने सिखाया कि महिलाएं पर्यावरण संरक्षण की मुख्य प्रहरी हैं, क्योंकि वनों का विनाश सीधे उनके ईंधन, चारे और पानी की दैनिक जरूरतों को प्रभावित करता है। अब पांचवा क्वेश्चन को देखो। ग्राम पंचायत का प्रधान कार्य क्या है? इसका आंसर होगा, ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव में साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, सड़कों का रखरखाव और ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करना है। अब अथवा वाले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन में कौन सा नया ढांचा जोड़ा गया है? इसका आंसर होगा, 74वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, जिसने शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अब चलिए सेक्शन बी को देखते हैं। ये 4 अंक के हैं। इसकी शब्द सीमा 60 to 80 है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की भूमिका कैसे निभाता है? इसका आंसर होगा, आसियान अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देकर सहयोग की भूमिका निभाता है। ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर चलता है। आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी AFTA के माध्यम से ये व्यापार को सरल बनाता है। इसके अलावा ये सुरक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में साझा मंच प्रदान करता है, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया वैश्विक पटल पर एक मजबूत गुट बनकर उभरा है। अब अथवा वाले क्वेश्चन को देखो। maastricht संधि क्या है? maastricht संधि के 3 प्रमुख विषयों के बारे में लिखिए। इसका आंसर होगा, 1992 में हस्ताक्षरित maastricht संधि ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ, जिसे EU भी कहते हैं, की स्थापना की। इसके 3 प्रमुख स्तंभ यानी विषय हैं। फर्स्ट में है यूरोपीय समुदाय, साझा बाजार और एकल मुद्रा यानी यूरो जैसी आर्थिक नीतियों का एकीकरण। सेकंड है साझा विदेश और सुरक्षा नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक जैसी विदेश नीति अपनाना।
थर्ड है न्याय और गृह मामलों में सहयोग, यानी पुलिस और न्यायिक सहयोग के माध्यम से अपराध और आवाराजन के मुद्दों को सुलझाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ और चिपको आंदोलन का तुलनात्मक विश्लेषण करें। इसका आंसर होगा, दोनों भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन हैं, लेकिन इनके मुद्दे अलग थे। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के वनों को ठेकेदारों द्वारा कटने से बचाने के लिए था और ये पेड़ों को गले लगाने की अहिंसक पद्धति के लिए प्रसिद्ध हुआ। वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ था। जहां चिपको ने पारिस्थितिक संतुलन पर जोर दिया, वहीं नर्मदा बचाओ ने विस्थापित लोगों के पुनर्वास और मानवाधिकारों को पर्यावरण के साथ जोड़ा। अब चलिए अथवा वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ और इस कानून की विशेषताओं की चर्चा करें। इसका आंसर होगा, ये अधिनियम 2005 में पारित हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, पारदर्शिता, ये नागरिकों को सरकारी कार्यों की जानकारी मांगने का हक देता है। समय सीमा, अधिकारियों को सामान्यतः 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है। जवाबदेही, सूचना न देने पर अधिकारियों पर जुर्माने का प्रावधान है। लोकतंत्र की मजबूती, ये भ्रष्टाचार कम करने और जनता को सशक्त बनाने में मदद करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नगरपालिका के आय के स्रोत और कार्य लिखिए। इसका आंसर होगा, इसका आय का स्रोत है संपत्ति कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, जल कर और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान व ऋण। इसका कार्य है जन स्वास्थ्य, कूड़ा कचरा हटाना, नालियों की सफाई और संक्रामक रोगों की रोकथाम। सुरक्षा, सड़कों पर रोशनी यानी स्ट्रीट लाइट्स और आग बुझाने की व्यवस्था। सुविधा, पार्क, खेल के मैदान और पुस्तकालय बनाना। पंजीकरण, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना। अथवा वाले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान संशोधन के विभिन्न चरणों का उल्लेख करें। इसका आंसर होगा, भारतीय संविधान यानी अनुच्छेद 368 में संशोधन के 3 मुख्य चरण या तरीके हैं। साधारण बहुमत, संसद के उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक मतों से, जैसे नए राज्यों का गठन के लिए। अब विशेष बहुमत को देखो, संसद के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, जैसे मौलिक अधिकारों में बदलाव करना। विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, जीएसटी। ओके, यहां सेक्शन बी खत्म होता है। अब चलिए सेक्शन सी को देखते हैं। ये 6 मार्क्स के आते हैं। इसकी शब्द सीमा है 250 से 300 शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। इसका आंसर होगा, उदारवाद यानी लिबरलिज्म एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानती है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी पहली विशेषता है व्यक्तिवाद। उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। ये मानता है कि हर व्यक्ति विवेकशील है और अपना भला बुरा समझने में सक्षम है। राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य। दूसरा विशेषता है स्वतंत्रता का समर्थन। ये जीवन, भाषण, धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। जेएस मिल जैसे विचारकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत जोर दिया है। तीसरा है सीमित राज्य। शास्त्रीय उदारवाद के अनुसार राज्य को केवल एक पुलिस राज्य होना चाहिए जो बाहरी आक्रमणों से रक्षा करे और कानून व्यवस्था बनाए रखे। वो आर्थिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। चौथा है लोकतंत्र और सहमति। उदारवाद निरंकुश शासन का विरोधी है। ये मानता है कि सरकार जनता की सहमति से बननी चाहिए और उसे समय समय पर चुनावों के माध्यम से बदला जा सकता है। पांचवा है विशेषता कानून का शासन। इसमें विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं पर जोर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि कानून की नजर में सभी समान है, चाहे वो शासक हो या आम नागरिक। सिक्स्थ विशेषता है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। उदारवाद मुक्त व्यापार और निजी संपत्ति का समर्थन करता है। इसका मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता से ही देश का विकास संभव है। अब चलिए अथवा वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में आदर्शवाद और यथार्थवाद की तुलनात्मक समीक्षा करें। इसका आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए ये 2 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। पहला, मूल मान्यता। यथार्थवाद यानी रियलिज्म मानता है कि मनुष्य स्वार्थी और सत्ता का भूखा है, इसलिए देशों के बीच संघर्ष स्वाभाविक है। इसके विपरीत आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म मानता है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है और शिक्षा व सहयोग से युद्ध को रोका जा सकता है। शक्ति बनाम नैतिकता।
यथार्थवादियों जैसे मॉर्गनथाउ के लिए राष्ट्रीय हित और शक्ति ही सब कुछ है। वे नैतिकता को राजनीति से अलग रखते हैं। आदर्शवादी जैसे वुड्रो विल्सन नैतिक मूल्यों, न्याय और विश्व शांति पर जोर देते हैं। युद्ध और शांति। यथार्थवाद के अनुसार शांति केवल शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर से ही बनाए रखी जा सकती है, क्योंकि युद्ध कभी भी हो सकता है। आदर्शवाद मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र और कानूनों के माध्यम से स्थायी शांति संभव है। इसका उपाय है। यथार्थवादी सैन्य ताकत बढ़ाने की सलाह देते हैं, जबकि आदर्शवादी कूटनीति, निशस्त्रीकरण और आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। अब निष्कर्ष को देखो। जहां यथार्थवाद दुनिया को जैसी है वैसे देखता है, वहीं आदर्शवाद दुनिया को जैसी होनी चाहिए यानी व्हाट ऑट टू बी उस नजरिए से देखता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्कों की चर्चा करें। इसका आंसर होगा वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृतियां और लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। सबसे पहले हम पक्ष में तर्क यानी लाभ को देखेंगे। ओके। आर्थिक विकास। वैश्वीकरण से व्यापार बढ़ता है, जिससे विकासशील देशों की जीडीपी में वृद्धि होती है। विदेशी निवेश आने से नए उद्योग लगते हैं। रोजगार के अवसर। बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे एमएनसीज के आने से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, जैसे भारत में आईटी और बीपीओ सेक्टर का विकास। उपभोक्ता लाभ। लोगों को कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाली विदेशी वस्तुएं और तकनीक मिलती हैं। सांस्कृतिक जुड़ाव। इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के लोग एक दूसरे की संस्कृति को जान पाते हैं, जिससे वैश्विक गांव की संकल्पना साकार होती है। अब चलिए विपक्ष में तर्क यानी हानि को देखते हैं। अमीरी गरीबी की खाई यानी वैश्वीकरण का लाभ अमीरों को अधिक मिला है, जबकि गरीब और गरीब हुए हैं। इससे असमानता बढ़ी है। छोटे उद्योगों को नुकसान। बड़ी विदेशी कंपनियों के सामने घरेलू छोटे उद्योग जैसे कुटीर उद्योग टिक नहीं पाते और बंद हो जाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। सांस्कृतिक प्रभुत्व। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से स्थानीय भाषाएं, पहनावा और परंपराएं खत्म हो रही हैं। ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है। राज्य की संप्रभुता पर खतरा। विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं कमजोर देशों की नीतियों में हस्तक्षेप करती हैं, जिससे सरकार की स्वायत्तता कम होती है। अब चलिए अथवा वाले क्वेश्चन को देखें। 1991 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव देखे गए हैं, इसकी समीक्षा करें। इसका आंसर होगा भारत 1991 की नई आर्थिक नीति यानी एलपीजी के बाद भारत में वैश्वीकरण के गहरे प्रभाव पड़े हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव। तीव्र विकास दर में भारी उछाल आया और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार। 1991 में जो भंडार लगभग खाली था, वो अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे अर्थव्यवस्था स्थिर हुई है। सेवा क्षेत्र में क्रांति। भारत दुनिया का बैक ऑफिस बन गया है। सॉफ्टवेयर निर्यात और आउटसोर्सिंग से भारत ने वैश्विक पहचान बनाई है। गरीबी में कमी। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। इसका नकारात्मक प्रभाव है कृषि संकट। वैश्वीकरण का ध्यान उद्योग और सेवा क्षेत्र पर रहा, जिससे कृषि पिछड़ गई। सब्सिडी कम होने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं। रोजगार विहीन विकास यानी जॉबलेस ग्रोथ। उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उस अनुपात में नौकरियां नहीं बढ़ी। अधिकांश रोजगार असंगठित क्षेत्र में है, जहां सुरक्षा नहीं है। पर्यावरण नुकसान। अंधाधुंध औद्योगिकरण और शहरीकरण से प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ा है। अब निष्कर्ष को देखो। वैश्वीकरण ने भारत को आर्थिक महाशक्ति तो बनाया है, लेकिन समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ अभी भी एक चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन और कार्यों की चर्चा करें। इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भारत की न्यायपालिका का शीर्ष संस्थान है। इसका गठन। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और संसद द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश वर्तमान में 33 होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलिजियम की सलाह पर की जाती है। इनकी योग्यता। वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष हाईकोर्ट का जज या 10 वर्ष वकील रहा हो। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। इसकी कार्य और क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। केंद्र और राज्यों के बीच या 2 राज्यों के बीच के विवाद सीधे यहीं सुने जाते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ये हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों में अंतिम अपील सुनता है।
परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32 के तहत ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, यदि संसद का कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। अभिलेख न्यायालय, इसके फैसले लिखित रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं जो निचली अदालतों के लिए कानून माने जाते हैं। अब अथवा वाले क्वेश्चन को देखो। भारतवर्ष के राष्ट्रपति की शक्तियों और पदमर्यादा की चर्चा करें। इसका आंसर होगा, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होता है। इसकी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सेना के तीनों अंगों के वे सर्वोच्च कमांडर होते हैं। विधायी शक्तियां, संसद का सत्र बुलाना और सत्रावसान करना उनका काम है। कोई भी बिल उनके हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। संसद न चलने पर वे अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक यानी मनी बिल उनकी पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। वे हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। न्यायिक शक्तियां, अनुच्छेद 72 के तहत उन्हें किसी भी अपराधी की सजा माफ करने या कम करने यानी मृत्युदंड सहित का अधिकार है। आपातकालीन शक्तियां, वे युद्ध यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन और आर्थिक संकट यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पद मर्यादा यानी पोजीशन, भारत में संसदीय प्रणाली है, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख यानी डीजी और हेड होते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। संविधान के अनुसार उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है, लेकिन वे रबर स्टैंप नहीं है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में प्रधानमंत्री चुनने में उनका स्वविवेक महत्वपूर्ण होता है। वे संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर सोल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आज के ये सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको एकदम अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि किताबी भाषा से हटकर आपको आसान भाषा में समझाऊं। अब सुनिए सबसे काम की बात, जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है आपको उसे अभी बैठकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस पूरे पेपर का सॉल्व्ड पीडीएफ, और वो भी सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं बल्कि टोटल 4 लैंग्वेजेस में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आपको बस इतना करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप एग्जाम के टाइम आराम से रिवाइज कर सकें। अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।